नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ ओसीडी रियल लाइफ स्टोरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक नया केस डिस्कस करूँगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के नए केस के बारे में बात करते हैं। मुझे ओसीडी है और हर चीज़ 4 से 16 बार चेक करती हूँ। मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी और बीमार हो गई। आत्महत्या के विचार आने लगे और एक बिल्कुल अलग थलग पड़ी ज़िंदगी जी रही थी अपने ओसीडी की वजह से। मैं हर चीज़ 2, 4 या 16 बार जांचती थी। अगर कोई चीज़ या कोई व्यक्ति मुझे परेशान कर देता था तो मुझे उसे दोबारा करना होता था। ऑब्सेशन के दौरान मैं बेचैन हो जाती हूँ, मांसपेशियों में खिंचाव आता है और मुझे बहुत पसीना आता है। कभी कभी मैं रोने लगती हूँ और कांपती हूँ। मैं जानती हूँ कि दूसरों के लिए हमदर्दी करना मुश्किल है, पर कई बार ऐसा लगा कि दुनिया अब ख़त्म होने वाली है। फिर मुझे हर चीज़ को कई बार चेक करना पड़ा और दूसरों से कई दफ़ा पूछना पड़ा, आश्वस्त और निश्चित होने के लिए कि सब चीज़ें सही हैं। अतीत में तो यह चेकिंग करना और निश्चित होने के लिए पूछते रहना पूरा दिन चलता रहता था। अब मैं 50 वर्ष की हूँ। मुझे ओसीडी तब से है जब मैं 18 वर्ष की थी। एनोरेक्सिया से स्वस्थ होने के बाद मैंने चेक करना शुरू किया था और दूसरों से पूछती थी कि वे निश्चित करें। मुझे लगता है कि ओसीडी होना आनुवांशिकी रूप से तय होता है, मतलब जेनेटिक होता है। मेरी माँ दूसरों पर एकदम निर्भर रहती हैं और कंपल्सिव स्वभाव की हैं, और मेरी बहन भी चीज़ें चेक किया करती थी, जैसे दरवाजे और खिड़कियाँ। इन सालों में ओसीडी बद से बदतर हो गया है। जब मैं 35 वर्ष की थी तो मैं 24 घंटों चेक किया करती थी और अक्सर निश्चित होने के लिए पूछा करती थी। मैं काम पे नहीं जा पाती थी और पूरा दिन बिस्तर में बीत जाता था। मुझे आत्महत्या करने के विचार आते थे और मैं पूरी तरह से अकेलेपन में जी रही थी। तब मैं थेरेपी में गई, ओसीडी के इलाज के एक क्लिनिक में। थेरेपी में शामिल थी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, कुछ अन्य तकनीकें और दवाएं भी प्रिस्क्राइब की गईं। इस इलाज के दौरान मैंने अपना ओसीडी इस स्तर तक कम कर दिया कि जीने लायक ज़िंदगी बन जाए, और मैंने एक पहले जैसे स्तरों में, पहले जैसी मेंटल कंडीशन में ना गिर जाने के लिए रोकथाम की एक योजना बनाई, मतलब रिलैप्स प्रिवेंशन की एक प्लानिंग की। इस उपचार से मेरा ओसीडी कुछ इस स्तर पर तो है कि एक अच्छी ज़िंदगी को जिया जा सके। मैं अभी भी दवाएं लेती हूँ और अपने साइकोलॉजिस्ट से निरंतर मिलती रहती हूँ ताकि उनका फीडबैक भी मिलता रहे। अगर मैं अपनी दिनचर्या में कार्यों का क्रम और उनके बीच आराम के पलों का हिसाब नहीं रखती तो चेकिंग और निश्चित होने के लिए बार बार एश्योरेंस लेने का लक्षण पुनः प्रकट हो जाता है। पर इन सभी चीज़ों से मैंने सीखा है कि मैं अपने ओसीडी पर नियंत्रण रख सकती हूँ। कई बार मैं बस 2 बार ही चेक करती हूँ और फिर रुक जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैंने नहीं रोका तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोक पाऊंगी इसे। अपने जीवन के इस पड़ाव पर अभी मैं एक वॉलंटियर के तौर पर काम करती हूँ, एक ऐसी संस्था में जो ओसीडी के इलाज और जागरूकता के लिए काम करती है। यह मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं निरंतर काम करूँ, क्योंकि मुझे एक अनुशासित जीवन चाहिए होता है और मुझे हर दोपहर में 2 घंटा आराम करना होता है ताकि मेरा दिमाग साफ हो जाए, अन्यथा ओसीडी बहुत बढ़ जाता है। वॉलंटियर करना कम तनावपूर्ण होता है और मैं सप्ताह में केवल 12 घंटे काम कर पाती हूँ। ओसीडी वैसे भी अब तक 15 वर्षों में स्थिरता से पकड़ बना चुका है और इस काम के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ। यह स्टोरी अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही स्टोरीज सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।